गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके बाद में आपकी जो ग्रंथि आती है बेटा वो कौन सी आती है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय। तो इस अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो इससे ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है? इस ग्रंथि द्वारा हार्मोन तथा पाचक रस दोनों का स्रावण होता है। ठीक है। यह ग्रंथि अंतःस्राव के रूप में इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन व बहिस्राव के रूप में अग्नाशयी रस का स्रावण करती है। ठीक है। अब देखो, इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण किया जाता है। और बहिस्राव के रूप में अग्नाशयी रस, जो एक प्रकार का क्या होता है, पाचक रस होता है, उसका श्रावण किया जाता है। ठीक है। अब देखो, ये जो हार्मोन है, इन हार्मोन का श्रावण करने के लिए अग्नाशय के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हम लैंगरहैंस की दीप्त समूह कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीप्त समूह कोशिकाएं कहते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो देखते हैं, लिख दो। अग्नाशयी ग्रंथि में लैंगरहैंस दीप्त समूह कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। इन कोशिकाओं में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
अल्फा, बीटा और गामा, ये कोशिकाएं अलग अलग हार्मोन का स्रावन करती है। तो देखो बेटा, ये जो अल्फा कोशिकाएं हैं, ये अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है बेटा, इनके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन होता है। इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। इसमें ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों बेटे एक दूसरे के एंटी हार्मोन होते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन करता है वापस चेंज? ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये एक दूसरे के एंटी हार्मोन होते हैं। इस प्रकार से ये शरीर के अंदर शर्करा का नियंत्रण करते हैं। यदि किसी कारणवश से शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, किसकी मात्रा बढ़ गई? ग्लूकोज की। क्यों? क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर चेंज करता जाता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा शरीर के अंदर क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब शरीर के अंदर रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इस रोग को कहते हैं डायबिटीज या शुगर का रोग। ठीक है ना? शुगर के जो पेशेंट होते हैं बेटा, उनके शरीर के अंदर किसकी कमी होती है? इंसुलिन हार्मोन की। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? ग्लूकोज को वापस से ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के चेंज करने वाला एंजाइम हार्मोन क्या है? नहीं है। तो ग्लूकोज शरीर के अंदर क्या होगा? पड़ा रहेगा, रक्त के अंदर पड़ा रहेगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए अधिक मात्रा में O2 की आवश्यकता होती है। तो O2 की आवश्यकता होगी तो बेटा उनका जो बीपी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो रक्त है वो दबादब करेगा, क्या? O2 की आपूर्ति कराएगा, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बीपी बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना। चलो इसके बाद में लिखते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों प्रकार के जो हार्मोन हैं ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन रक्त शर्करा का नियंत्रण करते हैं। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में
बदलता है। ये जो इंसुलिन हार्मोन वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, अब देखो जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो रक्त में शर्करा अर्थात ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। इस रोग को मधुमेह रोग कहते हैं। मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद 7 नंबर अधिवृक्क ग्रंथि। सात नंबर अधिवृक्क ग्रंथि, इसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। देखो वृक्क अधि का मतलब ऊपर, तो ये कहां पाई जाती है? वर्ग के ऊपर पाई जाती है। वर्ग कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो बताओ कितने जोड़ी? एक जोड़ी। तो लिख दो दोनों वर्गों के ऊपर लाइन गलत हो जाएगी बेटा, ठीक है ना? ठीक है, ऐसे इसमें लिख दूंगा। तो लिख दो एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां या ग्रंथि वर्गों के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, यह ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है। यह ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है।
ठीक है। एक है एड्रेनलिन और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। तथा नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। अब देखो एड्रेनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन तथा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, ठीक है। बेटा इनको, ये जो हार्मोन है, इन दोनों प्रकार के हार्मोनों को संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन है वो संकटकालीन परिस्थितियों में स्रावित होते हैं। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके सामने कोई सांप आ गया, बेटा क्या आ गया रे? सांप आ गया, आप अचानक भयभीत होते हैं, डरते हैं, आपके शरीर से बड़ा पसीना सूखने लगता है कि नहीं? तो उससे कंडीशन का सामना करने के लिए अधिवृक्क ग्रंथियां वो क्या करती है? इन दोनों प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है, ठीक है। जैसे आप नाइट में बेटा कोई भी काम करने के लिए आप उठ गए बेटा, जैसे पानी पीने के लिए आप उठे, और तो नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। आपके सामने कोई ऐसे मानो कोई दृश्य बन गया कि आप समझ गए कि ये भूत है बेटा, आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, हाँ है ना, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर आपको सामना करने के लिए ये ग्रंथि है वो ये दोनों प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रकार के हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। और देखो बेटा कि क्या कारण है कि जब आप एक टेस्ट देते हैं, इस समय बेटा आपको एक या दो पार्ट भी आपको याद नहीं होते हैं, लेकिन बेटा क्या कारण है कि एग्जाम के समय आपको एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है ना बीच में, फिर भी आप पूरी किताब को याद करके आ जाते हैं, हाँ या ना? कभी सोचा आपने? तो ये जो याद करवाने का जो कार्य है वो किसका है? इस अधिवृक्क ग्रंथि का है। बड़ा उस समय भी ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये आपातकालीन परिस्थिति आ रही है। अरे आपके सामने कौन सी कंडीशन है बताओ? आपके सामने टेस्ट और एग्जाम, ये दो ही प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति है, हाँ या ना? तो इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए ये अधिवृक्क ग्रंथि वो करती क्या है? ये दोनों प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। यस या नो? समझे कि नहीं समझे बेटा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके साथ ही हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। चलिए ठीक है। तो देखो बेटा इन दोनों हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन आपातकालीन, अरे आपातकालीन का मतलब समझते हो क्या? आफत का समय, हाँ है ना? इसका समय आपत आ गई कोई सामने है, आके आपत है गए, हाँ है ना? परेशानी के सामने। तो हार्मोन आपातकालीन परिस्थिति में व्यक्ति को
उससे सामना करने हेतु प्रेरित करता है। सबको नमस्ते। तो जिस समय आपको डर लगे तो आपको कौन सी ग्रंथि को याद करना है? अरे आपातकालीन ग्रंथि को नहीं, हृदयवृक्क ग्रंथि को आपको याद करना है कि हे हृदयवृक्क ग्रंथि तो अपना आपातकालीन हार्मोन स्रावित कर, ताकि हमें उसका सामना कर सके। ठीक है बेटा? तो देखो तभी मैंने लिखा है ना कि क्योंकि ये हार्मोन आपातकालीन कंडीशन में व्यक्ति को उसे सामना करने के लिए प्रेरित करता है। डरेंगे नहीं ना आप कभी भी। जब भी आपको डर लगे तो इस ग्रंथि को याद कर लेना बेटा। ये ग्रंथि आपको कौन सा हार्मोन स्रावित करवाएगी? एड्रेनलिन हार्मोन। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, लेकिन ये हार्मोन कौन स्रावित करती है? एड्रिनलिन। वैसे तो ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, लेकिन इसका जो मुख्य जो हार्मोन है वो कौन सा होता है? एड्रिनलिन हार्मोन होता है। ठीक है, चलो अब देखो, जब आपके सामने आपातकालीन परिस्थितियां आती तब आप क्या क्या करते हैं? देखना आपके शरीर में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। एक तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, आंखें आपकी खुली की खुली रह जाती है। हाँ या ना बेटा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो सबसे बड़ा उपाय, आप भाग जाते हैं बेटा। हाँ या ना? अरे भागते नहीं, भागते हो डर के? भागते ना बेटा? अच्छा चलो, तो लिख दो आपातकालीन परिस्थिति में कहां से पढ़ा रहे हो? तो आपातकालीन परिस्थिति में अधिवृक्क ग्रंथि तेजी से ये हार्मोन स्रावित करती है, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है ना बेटा? रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, ठीक है बेटा? आदि लक्षण प्रकट
होते हैं। और एक लाइन में नहीं लिखूंगा कि ये लक्षण प्रकट होते यहाँ पे भाग जाते हैं। आया ना? चलो बेटा कोई बात नहीं। तो ये लिखवा दिया मैंने कि इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। लिखवा दिया ना? चलो ये भी ग्रंथि कंप्लीट होती है। इसके बाद में 8 नंबर थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि तो ये ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। और बेटा ये अपनी जो हड्डी नहीं होती क्या, स्टर्नम हड्डी, जहां पर अपनी फसलें आकर जुड़ती है, इस हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम हड्डी। क्या बोलते हैं? स्टर्नम हड्डी। ठीक है ना? इस हड्डी के पीछे पाई जाती है। जब हमें बाल्यावस्था में होते हैं तो ये जो ग्रंथि है अत्यधिक मात्रा में हार्मोन का स्रावन करती है और काफी बड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर जाएंगे तो ये ग्रंथि क्या होगी? छोटी होती जाएगी। तभी बेटा आपने देखा होगा कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? प्रतिरक्षा, अर्थात शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे ही ये ग्रंथि छोटी हो जाएगी और अपना हार्मोन कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन कम स्रावित करेगी तो शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता को खो देगा बेटा, जिससे अपना शरीर क्या होगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। तो ये ग्रंथि आयु के साथ साथ क्या होती है? घटती जाती है। इस ग्रंथि की जो लंबाई है वो क्या होती है? घटती जाती है। चलो लिख दो बेटा इसमें। यह ग्रंथि वक्ष भाग में स्टर्नम हड्डी के पीछे पाई जाती है। इस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन होता है। थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन होता है। ये बेटा मोह है ना, थाइमोसिन। ठीक है? यह ग्रंथि शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है? इस ग्रंथि का आकार आयु के साथ घटता जाता है। आयु के साथ ही घटता जाता है। ठीक है बेटा? तो किशोरों में समझ गए बेटा? किशोर जैसे हम हैं किशोर अवस्था में 12 वर्ष से लेकर के 18-25। ठीक है ना बेटा? किशोरों में यह ग्रंथि अधिक
विकसित होती है, लेकिन वृद्धावस्था में यह सिकुड़ जाती है। ठीक है बेटा जी, चले आगे। लिख दो 9 नंबर वर्षण। 9 नंबर बावड़ा हो गया क्या तू है? 8 के बाद में 2 आता है क्या? वर्षण। तो बड़ा इसके द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। इसके द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। ठीक है, यह नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। इसमें नर युग्म के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद लास्ट 10 नंबर कितने हैं? 10 नंबर लास्ट अंडाशय ओवेरी। तो इसके द्वारा 2 मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसके द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण किया जाता है। ये सब पढ़ाया हुआ बेटा आपको, ठीक है ना? यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। इसमें मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। आया ना? ठीक है, अब बेटा डायग्राम बना लीजिए।
मैं एक सारणी बनवाऊंगा आपको ना, इसमें सभी प्रकार के हार्मोन और सभी प्रकार की ग्रंथियां लिखूंगा, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा, एक साथ लिख लेते हैं, ओके, ठीक है। तो इधर तो क्रम संख्या, इधर ग्रंथि का नाम और इधर स्रावित हार्मोन, ठीक है। ये बन गई सारणी 1 नंबर। हाइपोथैलेमस, 1 नंबर क्या है? हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन प्राप्त किए जाते हैं, तो मोचक हार्मोन और एक निरोधी हार्मोन। तो निरोधी हार्मोन, ये बेटा मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 नंबर पीयूष ग्रंथि, इसके द्वारा पिट्यूटराइन हार्मोन, पिट्यूटराइन हार्मोन, पीनियल ग्रंथि, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बताओ? मेलेटोनिन, मेलेटोनिन। इसके बाद थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन, ओके। इसके बाद पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथ हार्मोन या पैरा थायरोक्सिन हार्मोन। इसके बाद 6 नंबर अग्नाशय ग्रंथि, इंसुलिन तथा ग्लूकागोन, इंसुलिन तथा ग्लूकागोन। इसके बाद आदिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनलिन एवं नोरएड्रेनालिन। इसके बाद थाइमस, थाइमोसिन, हार्मोन। 9 नंबर वर्षण, 10 नंबर अग्नाशय, ठीक है बेटा। तो वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और इसके द्वारा
एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये 10 प्रकार के हार्मोन 10 प्रकार की ग्रंथियों से स्रावित। ठीक है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है जो आप स्वयं भी बना सकते हैं बेटा किताब से। ठीक है, तो क्लास कंप्लीट और पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, डायग्राम आपको स्वयं को बनाना है, फिर भी नहीं बनाना है तो मेरे से पूछ लेना बेटा, मैं समझा दूंगा कि नाक कहाँ होता है, कान कहाँ होता है। ठीक है बेटा, ये तो होता है ना, नहीं समझ में आए तो चलो बेटा।